मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुमन राठौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग उग्रवाद जो उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके पूर्व हम 4 वीडियो जो है उनमें उग्रवादी विचारधारा जो उसका अध्ययन कर चुके हैं और आज हम पढ़ते हैं कि उग्रवादियों की कार्यविधि जो किस प्रकार की रही। तो इसके लिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग उग्रवाद का अध्ययन कर रहे थे। इसमें आज हम अध्ययन करते हैं उग्रवादियों की कार्यविधि। आखिर उग्रवादी जो है उन्होंने किस प्रकार की कार्य प्रणाली जो है उसको अपनाया था कि उग्रवादी दल का उद्भव और विकास उदारवादी विचारधारा के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया जो उसके रूप में हुआ था। इसलिए जाहिर है, स्वाभाविक है कि वे उदारवादी द्वारा प्रतिपादित आवेदन निवेदन की नीति जो उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और उस समय उदारवादी ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए वे भारत के लिए अधिराज्य स्थिति की मांग तक ही सीमित रहे, किंतु उग्रवादी अंग्रेजी साम्राज्य से सहयोग को भारत के विकास में हानिकारक समझते थे। इसीलिए वे स्वराज्य की मांग कर रहे थे और अपने उद्देश्य जो उसकी प्राप्ति के लिए वे प्रभावशाली ढंग से आंदोलन चलाने तथा लोगों में त्याग और बलिदान की ऐसी भावना विकसित करना चाहते थे कि अंग्रेजों को विवश होकर उनके समक्ष झुकना पड़े और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार और राष्ट्रीय शिक्षा पर अधिक बल देते थे। इसमें संदेह नहीं कि उग्रवादियों के सामने जो राजनीतिक कार्य था वह बहुत कठिन था, क्योंकि भारत के संपन्न एवं मध्यम वर्ग के शिक्षित लोग पश्चिमी प्रभाव के आकर्षण में बुरी तरह से फंसे हुए थे और ऐसे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए यह जरूरी था कि उन्हें भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक श्रेष्ठता जो उसका विश्वास दिला जाए। इसी उद्देश्य से तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश तथा शिवाजी से संबंधित उत्सव जो उनको चालू किया और अरविंद ने पूरे 1 महीने तक चलने वाली काली पूजा को भी शुरू करवाया और लाला लाजपत राय ने पंजाब में आर्य समाज आंदोलन को मजबूत बनाने में सहायता दी और इन समारोह को सामूहिक रूप देकर उन्हें राष्ट्रीय उत्साह, धार्मिक चेतना और सामाजिक एकता उत्पन्न करने का एक प्रभावशाली माध्यम बनाकर उग्रवादियों ने जनसाधारण को ब्रिटिश विरोधी लहर में शामिल करने में सफलता प्राप्त की थी। परंतु इसका एक बुरा परिणाम यह भी निकला कि उनकी विचारधारा से 2 प्रमुख समुदाय जैसे हिंदू और मुसलमान के बीच में परस्पर विरोध की भावनाएं जो फैलती हुई या बढ़ती जा रही थी और भविष्य में अलग या पृथकवादी आंदोलन को पनपने का अवसर मिल गया। किंतु उग्रवादियों का हिंदुत्व संकीर्णता, वैमनस्य एवं सांप्रदायिकता का प्रेरक नहीं था। यह अंग्रेजों की फूट डालकर राज्य करने की नीति का परिणाम था कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला तथा उग्र राष्ट्रवाद को मुस्लिम विरोधी मानकर उसे असफल करने में राजकीय प्रयास किए गए और अंग्रेजों के शासन की नीति ही मुस्लिम द्विराष्ट्र पक्ष या द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत की पोषक बनी थी और उग्रवादियों का कार्यक्रम केवल सत्याग्रह अथवा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित नहीं था। वे राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की स्थापना करना चाहते ताकि इस प्रकार की शिक्षा से ऐसे देशभक्त और स्वयंसेवक निकले जो कि आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र कार्यवाही में विश्वास करते हो, ताकि सरकार पर निर्भरता कम हो सके। इसके अलावा उग्रवादियों का यह भी मानना था कि अंग्रेज लोग शिक्षा की आड़ में भारतीय संस्कृति और परंपरा जो उसका गला घोंट रहे हैं और तकनीकी और उस शिक्षा की बुरी तरह से उपेक्षा की जा रही थी और भारतीय नौजवानों में दासता की भावना जो उसको विकसित किया जा रहा था। इसीलिए उग्रवादी युवा वर्ग को मानसिक दासता से आजाद कराना जरूरी समझते थे। परिणामतः उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र खोलने का आंदोलन चलाया और इसके अंतर्गत देश में विभिन्न हिस्सों में यानी कि अलग अलग नए संस्थान खोले, जैसे थियोसॉफिकल स्कूल, कॉलेज, इसके अलावा डीएवी स्कूल, हिंदू कॉलेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि जो है वो स्थापित किए गए थे और इन संस्थाओं ने राष्ट्रीय विचारधारा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। तो इस प्रकार से उग्रवादी जो उनकी कार्यविधि या कार्यप्रणाली रही थी। अगली बात आती उग्रवादी राष्ट्रीयता जो उसकी विशेषताएं क्या थी कि उग्रवादी राष्ट्रीयता की विशेषताएं, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि उग्र राष्ट्रवादी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति जो उसके पूरे विरोधी थे। इसके साथ ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने सबसे श्रेष्ठ या उच्च माना था और धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन से उनको इन सब चीजों की प्रेरणा मिली थी। इसके अलावा दूसरी बात यह थी कि उग्र राष्ट्रवादियों का उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति करना था। इसके अलावा वे अपनी संस्कृति और परंपराएं जो थे उनके अनुकूल देशवासियों के चरित्र जो उसका भी निर्माण करना चाहते थे। इसके अलावा तीसरी बात आती है कि उग्रवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता और परोपकारिता जो थी उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसके अलावा उग्रवादी देश हित, आत्मनिर्भर
एवं ईश्वर में विश्वास करते थे। इसके अलावा उग्रवादियों का विश्वास था कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हित एक समान नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन भारत का शोषण कर रहा है, इसलिए दोनों का एक साथ रहना मुश्किल है, दोनों में पारस्परिक विरोध है। अतः भारतीय हितों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन से आर्थिक और व्यापारिक संबंध जो वो तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब तक ये आर्थिक और व्यापारिक संबंध नहीं टूटेंगे तब तक भारत जो उसका आर्थिक शोषण होता रहेगा। इसके अलावा भारतीयों में नूतन राष्ट्रीयता को पैदा करना तथा त्याग और बलिदान का मार्ग अपनाना उनके प्रमुख साधन रहे थे। इसके अलावा उग्रवादी राजनीतिक भिक्षावृत्ति के स्थान पर सक्रिय राजनीतिक आंदोलन के समर्थक थे, और उनका विश्वास था कि संघर्ष के बिना राजनीतिक सत्ता जो है प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से उग्रवादी राष्ट्रीयता जो उसकी प्रमुख विशेषताएं रही थी।